हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सप्लाई अंडर जीएसटी का चैप्टर स्टार्ट किया था। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बताता है कि सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, प्लस इसके साथ 3 और शेड्यूल इंक्लूड हैं जो कि हमें बताते हैं। शेड्यूल 1 में बताते हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन इवन विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माने जाते हैं। फिर शेड्यूल 2 बताता है कि कौन से ट्रांजेक्शन या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, मतलब स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर शेड्यूल 3 के अंदर वो सारे ट्रांजेक्शन है जो कि ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स बनेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस बनेंगे, मतलब नेगेटिव लिस्ट बोल सकते हैं। उस पर सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सप्लाई के ऑर्बिट से बाहर हो जाएंगे। तो क्या क्या डिस्कस किया था हमने। सेक्शन 7 जो कि हमें बताता है कि सप्लाई का मतलब क्या है, और सप्लाई के साथ साथ 3 शेड्यूल और हमें इसके साथ पढ़ने थे। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। तो सेक्शन 7 और शेड्यूल 1 हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। सेक्शन 7 हमें बताता था कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जो कि कंसिडरेशन के बदले है, जिसके बदले हमें कोई कंसिडरेशन मिल रहा है और वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हैं हम सप्लाई, तो वो हमारा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। दूसरा दूसरा शेड्यूल 1 में हमने कुछ ट्रांजेक्शन देखे थे इवन विदाउट कंसिडरेशन उनको हम डीम्ड सप्लाई मानते थे कि वो सप्लाई का पार्ट तब भी रहेंगे अगर उनके अगेंस्ट हमारा कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। ओके, तो इवन विदाउट कंसिडरेशन भी वो हमारा सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर रहे थे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है शेड्यूल 2 और 3, और एक सेक्शन है हमारा सेक्शन 8 जो कि कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई बताता है। तो शेड्यूल 2 में हमारे कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं सर। इसमें ऐसे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं जो कि स्पेसिफिक बताते हैं कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, और इस नेचर का ट्रांजेक्शन है तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ओके, और शेड्यूल 3 में सर वो सारे ट्रांजेक्शन हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारी सप्लाई के ऑर्बिट से ही बाहर हैं। मतलब सर, ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आएंगे, मतलब वो नेगेटिव लिस्ट बोल सकते हो कि इस टाइप के ट्रांजेक्शन है तो उसके वो हमारे सप्लाई के डेफिनेशन में ही कवर नहीं होंगे। ओके ओके सर। तो सेक्शन 7 और शेड्यूल 1 जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार उसको जस्ट फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शेड्यूल 2 के ट्रांजेक्शन। ओके ओके सर, चलिए तो पहले हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद शेड्यूल 2 पे आएंगे हम अपने। सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में इंक्लूड्स होता है, जो इसकी सप्लाई की डेफिनेशन है इसमें इंक्लूड्स लिखा हुआ है, मतलब कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसके अलावा भी जो यहाँ पे दिए गए हैं, इससे के अलावा भी कोई ट्रांजेक्शन जो सिमिलर नेचर के हैं वो भी इसमें कवर हो सकते हैं। ओके, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज अ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंट, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है, और ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो हम चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है, फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो हमारा सप्लाई की डेफिनेशन में वो फॉल कर जाएगा। उसके बाद सेकेंड था हमारा द एक्टिविटी एंड ट्रांजेक्शन बाई ए पर्सन अदर देन अ इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर फॉर फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट और वैल्यूएबल कंसिडरेशन। इसमें जैसे मैंने आपको आरडब्ल्यूए का एग्जांपल दिया था कि आरडब्ल्यूए अपने मेंबर्स को अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, या मेंबर्स अपने आरडब्ल्यूए को कोई जो एसोसिएशन है उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन, तो वो हमारा इसके अंदर सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। अदर देन इंडिविजुअल, एसोसिएशन कैसा होना चाहिए, जो पर्सन है, इंडिविजुअल के अलावा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसमें मैंने आपको आरडब्ल्यूए का एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद था थर्ड हमारा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और थर्ड था हमारा कि अगर हम कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है, सर्विस की बात करी थी हमने,
इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब इंडिया के बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन, जिसके बदले में हम कुछ उसको पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा सप्लाई का पार्ट बनेगी, चाहे हम उसको बिजनेस के लिए यूज करें उस सर्विस का या फिर पर्सनल पर्पस के लिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस केस में इवन अगर मैं पर्सनल पर्पस के लिए कोई बाहर से सर्विस ले रहा हूँ, इंडिया के बाहर से कोई सर्विस ले रहा हूँ, तो वो सप्लाई का पार्ट बन जाएगी, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई का पार्ट बन जाएगी। ओके ओके सर, ये था हमारा सेक्शन 7 के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा था शेड्यूल 1, जो कि उसमें जो ट्रांजेक्शन दे रखे थे वो हमारे डीम्ड सप्लाई होते हैं, मतलब विदाउट कंसिडरेशन भी वो सप्लाई का पार्ट माने जाते हैं। क्या कहते हैं सर? चलिए देखते हैं एक बार। शेड्यूल 1, एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड सप्लाई। यहाँ पे इन ट्रांजेक्शन में अगर हमें बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं भी मिल रहा है तो भी ये सप्लाई माने जाएंगे। क्या क्या सर? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई बिजनेस एसेट है और मैं उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस बिजनेस एसेट के ऊपर मैंने अगर कोई आईटीसी ले रखा है, ठीक है, तो उस केस में वो जब मैं उसको ट्रांसफर करूंगा तो वो मेरा सप्लाई के डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई फर्नीचर है जो मैं बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ, या कोई लैपटॉप है जो मैं बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और उसके ऊपर मैंने आईटीसी ले रखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है? जब मैंने परचेज किया होगा तो उस पर जो जीएसटी पे किया उसका मैंने क्रेडिट ले लिया था। जब जब मैं जो मेरी आउटपुट टैक्स लेबिलिटी है उससे मैंने सेट ऑफ कर लिया था, ठीक है, तो उसका क्रेडिट ले लिया था मैंने, और उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में वो सप्लाई बन जाएगा मेरा शेड्यूल 1 के अंदर। ओके ओके सर, और इसमें एक चीज़ और बताई थी कि जिस पे अभी जब आईटीसी का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कुछ गुड्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं जिनके ऊपर ब्लॉक जो क्रेडिट है आईटीसी है वो ब्लॉक्ड है। तो उस केस में जैसे फॉर एग्जांपल मोटर कार है, उसके ऊपर आईटीसी हमें नहीं मिलता है। तो कोई भी बिजनेस एसेट जिसके ऊपर हमने या तो आईटीसी लिया ही नहीं है या क्रेडिट ब्लॉक है, सिंपल सी बात, अगर क्रेडिट नहीं ले रखा हमने बिजनेस एसेट के ऊपर और उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर रहा हूँ, परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो उस केस में वो सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। तभी बनेगा जब उसके ऊपर मैंने आईटीसी ले रखा है और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ परमानेंटली। ओके ओके सर। उसके बाद सेकंड था हमारा कि अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है विद रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, तो वो हमारा सप्लाई के डेफिनेशन में फॉल करेगा, उसको हम डिम्ड सप्लाई मानेंगे इवन विदाउट कंसिडरेशन। अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में हमने देखा था, रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन में वो पर्सन आ रहे थे जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। ओके ओके सर। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या थे सर? डिस्टिंक्ट पर्सन वो पर्सन है जैसे कि सेम पेन के अंदर, जैसे हमें पता है जो जीएसटी नंबर है वो पेन स्पेसिफिक होता है, तो हर स्टेट में हमें अलग अलग जीएसटी नंबर लेना होता है। तो एक ही पेन के अंदर दो स्टेट के दो जीएसटी हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो वो सारे आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन है। मान लीजिए एक दिल्ली का जीएसटी नंबर है, एक यूपी का जीएसटी नंबर है, तो दोनों आपस में क्या हुए? डिस्टिंक्ट पर्सन हुए। दोनों का पेन सेम है लेकिन दोनों स्टेट का जीएसटी नंबर अलग है, तो आपस में क्या हुए? डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन तो वो हमारा सप्लाई के अंदर फॉल कर जाएगा। ओके ओके सर। हाउएवर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी इस रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कवर होते हैं। एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन फॉल करता है। तो बोला गया है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अप टू 50,000 अगर कोई गिफ्ट देता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो वो हमारा सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। तो अगर 50,000 से ज़्यादा का अगर कोई गिफ्ट दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो वो हमारा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा इन एडिशन टू सैलरी होना चाहिए। अगर सैलरी के अंदर कवर है तो फिर वो इसके अंदर सप्लाई नहीं बनेगा। ओके ओके सर। फिर थर्ड देखा था, अगर प्रिंसिपल से एजेंट या एजेंट से प्रिंसिपल को सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है या उसके नाम पे
एजेंट गुड्स परचेज कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सच प्रिंसिपल, और बाय अ एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। कहने का मतलब, मान लीजिए ये एजेंट है, ये प्रिंसिपल है, सॉरी ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, और ये हमारा कस्टमर है। तो प्रिंसिपल कोई सामान सप्लाई कर रहा है एजेंट को, और ये फिर फर्दर आगे कस्टमर को सप्लाई कर रहा है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो इसने इनवॉइस इशू किया है कस्टमर, ये एजेंट ने, अगर इसके पास पावर है अपने नाम पे, एजेंट अपने नाम पे अगर इनवॉइस इशू कर सकता है, इसके पास पावर है, ठीक है, तो उस केस में ये जो सप्लाई आपस में इनकी लेन देन हो रही है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। दूसरा दूसरा ये आपका सेलर है, ये एजेंट है, और ये प्रिंसिपल है। तो एजेंट कुछ सामान खरीद के इसको भेजता है प्रिंसिपल को, ठीक है, ठीक है सर। तो सप्लायर से सामान खरीदता है, अगर ये जो इनवॉइस मंगा रहा है सप्लायर से, अगर एजेंट अपने नाम पे मंगाता है, एजेंट अपने नाम पे अगर लेता है इनवॉइस और फिर सप्लाई करता है, ठीक है, मतलब इसके पास पावर है अपने नाम पे प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल परचेज करने का, तो फिर ये जो सामान खरीद के प्रिंसिपल को भेज रहा है, ये भी हमारा सप्लाई के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये जो यहाँ पे अगर कस्टमर को प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, और यहाँ पे इससे बोलता है कि तुम सीधा प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू कर देना, इसके पास पावर नहीं है, तो उस केस में ये इस शेड्यूल 1 में फॉल नहीं करेगा। ये हम लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ओके ओके सर। उसके बाद फोर्थ था हमारा import of services by a person from a related person or from a any of his establishment outside India in the course or furtherance of business। इसमें क्या था कि अगर हम कोई import of service ले रहे हैं आउटसाइड इंडिया से, किसी रिलेटेड पर्सन से, या फिर उसी जो स्टेबलाइजमेंट है इंडिया में, उसी का कोई ब्रांच ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उसी से रिलेटेड कोई ऑफिस बाहर की है, उससे ले रहे हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और विदाउट कंसिडरेशन है, तो भी हम उसको क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे, डिम्ड सप्लाई मानेंगे। ओके ओके सर। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में क्या बताते हैं हमारे? वो ट्रांजेक्शन जो कि या तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है, मतलब स्पेसिफिक कर दिया कि इस नेचर का अगर सप्लाई है तो वो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स है, अगर इस नेचर का है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर जाएगा। ओके ओके सर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल 2, सर्टेन एक्टिविटीज ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पहला आता है ट्रांसफर टाइप, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। कहने का मतलब जो जो गुड्स है हमने उसका टाइटल ही ट्रांसफर कर दिया, मतलब उसका रिस्क और रिवॉर्ड ही हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास पेन है, ठीक है, ये पेन है, पेन को मैंने इसकी जो ओनरशिप है वही ट्रांसफर कर दी, इसका जो टाइटल है, ठीक है, किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दी, तो ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस? सर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। ओके, जहां पे मैं टाइटल ही ट्रांसफर कर रहा हूं। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स अनडिवाइडेड शेयर इन अ गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ। अब गुड्स का जो ऑनरशिप है, गुड्स का जो टाइटल है अपने पास रखा हुआ है, लेकिन इसको यूज करने के लिए इसका राइट, यूज करने का राइट मैंने किसी और को दे दिया, इसका यूज करने का राइट मैंने किसी और को दे दिया, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है? सर मतलब ऑनरशिप सर ट्रांसफर नहीं करी आपने, और सिर्फ राइट ट्रांसफर किया आपने यूज करने का, ऑनरशिप मेरा ही है, तो सर ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आ जाएगा। ओके ओके सर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर ए अपना लैपटॉप
मिस्टर बी को सेल कर देते हैं। तो ये क्या है हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स। सर सप्लाई ऑफ गुड्स आ जाएगा। अब मान लीजिए मिस्टर ए ने लैपटॉप यूज करने के लिए दिया इनको, मिस्टर बी को 2 महीने के लिए। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है? सर सप्लाई ऑफ सर्विस है। ऑनरशिप मिस्टर ए की ही है, बस सिर्फ यूज करने का राइट दिया है। तो ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ओके ओके सर। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration at agreed। ये क्या होता है सर? जैसे हमारा हायर परचेज सिस्टम होता है। हायर परचेज अकाउंटिंग पढ़ी है आपने? नहीं सर। उसमें क्या होता है कि जब जब जो बायर है अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है सेलर को, तो वो गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है उसको। तब तक गुड्स सेलर के अकाउंट में ही रहता है। ठीक है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है बायर सेलर को, उस टाइम पे उस गुड्स की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर कर दी जाती है, मतलब फ्यूचर में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा आपका सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स? सर ये हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है, जैसे कि हायर परचेज। ठीक है, हायर परचेज में क्या होता है, बायर इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान लेता है और इंस्टॉलमेंट भरता रहता है, और जो सामान है उसकी ओनरशिप जब बायर आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, उस टाइम पे उसकी ओनरशिप उसको ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, तो हायर परचेज के केस में हायर परचेज को क्या माना गया है? सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है। फिर दूसरा है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। लीज पता है, मान लीजिए कोई लैंड है, उसको मैंने रेंट पे दिया, किराए पे दिया। ठीक है, किराए पे दिया या टेनेंसी सेम चीज़ है। तो क्या उसके बदले मुझे कुछ मिलेगा? हाँ सर। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपना जो लैंड है वो सेल कर दिया? नहीं सर, आपने तो किराए पे दे रखा है, किराए पे दे रखा है। तो ये हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है। फिर आता है ईजमेंट। ईजमेंट क्या होता है पता है आपको? नहीं सर। देखिए मान लीजिए ये मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है, ये मिस्टर ए का लैंड है। ठीक है, ठीक है सर। और इतना सा पार्ट मिस्टर बी का है, इतना सा पार्ट मिस्टर बी का है। अब ये बताइए मिस्टर बी इस यहाँ पे पहुंचेगा कैसे? यहाँ से जंप तो लगाएगा नहीं रोज रोज। इसकी ये प्रॉपर्टी है मिस्टर बी की, इतना सा लैंड है इसका, और सारा एरिया मिस्टर ए का है। अब मिस्टर बी यहाँ पे पहुंचेगा कैसे? उड़ के आएगा पंख लगा के कि नहीं अब कैसे जाऊंगा? तो इसके लिए ये मिस्टर ए के साथ एग्रीमेंट करेगा कि भाई एक काम करो, मुझे एक छोटा सा रास्ता दे दो ताकि मैं अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाऊँ, एक्सेस कर पाऊँ। तो मिस्टर ए बोलता है ठीक है। तो जो इसने इसको रास्ता दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ईजमेंट, और इसके बदले में मिस्टर ए इससे कुछ चार्जेस लेगा। ठीक है, तो ये जो इसने रास्ता प्रोवाइड करने करा, क्या इसने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी इसको? नहीं सर, सिर्फ राइट दिया है कि आप ये एरिया यूज कर सकते हो, ये एरिया यूज कर सकते हो अपने प्रॉपर्टी तक जाने का, और इसके बदले में ये इससे कुछ रेंट या कोई चार्जेस लेगा, फीस लेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे इसको, या फिर लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, ऑक्यूपाई लैंड, या फिर कोई लाइसेंस है जिससे लैंड ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं हम, वो सारी सर्विसेज हमारी क्या होंगी? सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आएंगी। ओके ओके सर। एनी लीज लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ commercial, industrial और residential complex for a business और commerce wholly और partly। अगर हमने कोई बिल्डिंग को रेंट पे दिया है, रेसिडेंशियल ये कमर्शियल, या फिर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर अ बिजनेस दिया है, हमने कॉमर्स दिया है, वो सारा हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। ओके, सिंपल सी बात याद रखना है, कोई भी चीज़ हम रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है, विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, वो सारा ही हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। ये सिर्फ हमें
क्लेरिफाई करने के लिए दिया गया है। ये हमें पहले से पता है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, ठीक है सर। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सनस गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये क्या है सर? इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। हाँ सर, एग्जाम्पल से समझते हैं सर। इसमें मान लीजिए मिस्टर ए का मिस्टर ए का टेक्सटाइल का बिजनेस है। ठीक है, टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो ये क्या करता है, मिस्टर बी के पास जाता है, ठीक है, जिसका डाई का काम होता है, जिसका डाई का काम होता है। डाई में क्या होता है, कलर, जो क्लोथ्स होते हैं उनको उनको कलर किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने जो भी क्लोथ्स हैं इसको दे देता है, फिर और बता देता है कि ये वाले को ग्रीन कर देना, इसको रेड कर देना, इस टाइप वाले को ब्लू कर देना और कलर करके मुझे वापस दे देना। तो ये क्या करता है, सामान इनके इसके पास जाता है, मिस्टर बी के पास, जो उसको डाई करता है, डाई करने के बाद वापस इसको भेज देता है। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसका सामान लिया और उसके ऊपर कोई एक्टिविटी करी, कोई प्रोसेस किया और करके वापस इसको दे दिया। तो क्या है ये, इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे? नहीं सर, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो अगर कोई जॉब या ट्रीटमेंट हो रहा है किसी दूसरे पर्सन के गुड्स पे और करके वो उसको वापस कर रहा है, तो ये क्या, जो ट्रीटमेंट करी, जो जॉब करी, वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके, ओके सर, चलिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये तो सर हमें पहले से पता था। वेरी गुड। उसके बाद अगला है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। गुड्स forming part of business asset are transferred or disposed of by or under a direction of a person carrying on the business so as no longer to form part of those asset। इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि बिजनेस एसेट को मैंने ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो उसको आप क्या मानोगे, क्या मानोगे आप, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? सिंपल सी बात है सर, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ओके, ओके सर। उसके बाद, उसके बाद ऐसा ही हमारा एक कहाँ पे आया था, जहाँ पे हम गुड्स ट्रांसफर कर रहे थे, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट कर रहे थे, जिसके ऊपर आईटीसी अवेल किया था हमने, इवन विदाउट कंसिडरेशन, वो डिम सप्लाई के अंदर आ रहा था सर, शेड्यूल 1 में पढ़ा था सर। ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए हमने आईटीसी नहीं ले रखा, आईटीसी नहीं ले रखा। ठीक है, और आपका विदाउट कंसिडरेशन है, तो वो हमारा सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, वो हमारा सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। मान लीजिए आईटीसी ले रखा है, आईटीसी ले रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो उस केस में सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा या सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा सर? सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा वो। ओके, ओके सर। फिर गुड्स हेल्ड यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज एनी पर्पज अदर देन, एनी पर्पज अदर देन बिजनेस बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। ये क्या है सर? मान लीजिए मिस्टर ए ने अपना, जो उसका बिजनेस है, बिजनेस में जो लैपटॉप यूज कर रहा है, वो अपने बेटे को दे देता है कुछ टाइम के लिए गेम खेलने के लिए। ठीक है, मिस्टर ए जो अपने बिजनेस में लैपटॉप यूज कर रहा है, वो अपने बेटे को दे देता है गेम खेलने के लिए। ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस? सर सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जहाँ पे जो पर्सन है जो बिजनेस को कैरी कर रहा है, वो बिजनेस एसेट को किसी को देता है पर्सनल यूज के लिए या अदर यूज, अदर देन बिजनेस के लिए यूज करने के लिए देता है, तो उस केस में सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा उसको। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं।
गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट ऑफ एनी बिजनेस carried on by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be taxable person। ये क्या है सर? मान लीजिए मान लीजिए मिस्टर ए है, वो अपना बिजनेस इस दिन बंद करता है, ठीक है, बिजनेस अपना इस दिन क्लोज कर देता है। तो तो इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है सर? कि जो एसेट उसके बिजनेस क्लोज होने से पहले, बिजनेस क्लोज होने से पहले जो उसके स्टॉक में पड़े हुए हैं, स्टॉक में पड़े हुए हैं, वो सब माना जाएगा कि वो सारा सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएंगे। इसको हम लिंक करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के अंदर, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर, ठीक है। वहां पे ये बोलता है कि मान लीजिए जिसका हमने आईटीसी ले रखा है, बिजनेस के लिए जो एसेट यूज कर रहे हैं उसका आईटीसी ले रखा है, और जब एसएससी बिजनेस बंद कर रहा है, एसएससी बिजनेस बंद कर रहा है, उस केस में अगर उसके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, तो उसने क्या कर रखा है, उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर रखा है। तो गवर्नमेंट बोलती है आप उसको रिवर्स करो, रिवर्स करो, हमने आपको आईटीसी दिया ताकि आप बिजनेस के लिए यूज करो, आप बिजनेस ही बंद कर रहे हो तो आईटीसी क्यों दे हम आपको, ठीक है। तो जब आईटीसी का चैप्टर आएगा तो इसको लिंक करेंगे। फिलहाल के लिए क्या है, अगर कोई पर्सन का बिजनेस बंद हो रहा है वो, ठीक है, तो उस केस में उसके स्टॉक में जो बिजनेस एसेट पड़े हुए हैं, ठीक है, वो सारा माना जाएगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है, ठीक है सर। बट इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? मान लीजिए मिस्टर ए ने अपना बिजनेस मिस्टर बी को बेच दिया, अपना बिजनेस मिस्टर बी को बेच दिया एज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या होता है? जिसमें हम देखते हैं कि जो एंटिटी है, जहाँ तक देख पा रहे हैं वहाँ तक एंटिटी चलेगी, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न एज अ गोइंग कंसर्न अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर करता है, ठीक है। या फिर मान लीजिए मिस्टर ए को कुछ हो गया, मान लीजिए मिस्टर ए को कुछ हो गया, तो और इसका जो बिजनेस है, इसके फैमिली में से किसी ने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, मतलब टेक ओवर कर लिया, टेक ओवर कर लिया, उसके बिजनेस को ही कैरीड ऑन करने लग गया, सॉरी कैरी ऑन करने लग गया, ठीक है, कैरी ऑन करने लग गया। तो उस केस में दो एक्सेप्शन दे रखी है, उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे हम। ओके, कहाँ पे? जहाँ पे बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर जो उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उस पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव है, फैमिली रिप्रेजेंटेटिव, जिसने उसका बिजनेस कैरी ऑन कर लिया है, उस केस में उसके में वो हमारा सप्लाई नहीं बनेगा। ओके, ओके सर। फिर फिफ्थ आता है हमारा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये हमारा, अगर हम कोई, हमारे पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड और बिल्डिंग के अलावा, ठीक है, और हम उसको रेंट पे दे रहे हैं, तो वो हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आएगा। ओके सर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हम कोई भी सामान रेंट पे दे रहे हैं, हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, वो हमारा क्या है, सर्विस के अंदर ही आएगा, चाहे गुड्स हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम रेंट पे दे रहे हैं तो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर ही आएगा वो। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ complex building, civil structure or a part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer wholly or partially, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by a competent authority or after its first occupation whichever is earlier। तो वो हमारे सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। क्या सर, कुछ समझ में नहीं आया? मान लीजिए बिल्डर हमारा बिल्डिंग बना रहा है,
बिल्डर हमारा बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है। ठीक है सर, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। अंडर कंस्ट्रक्शन कब तक मानते हैं? जब तक हम उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहता है। कौन देता है ये? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि आपका सर्वेयर हो गया, चार्टेड इंजीनियर हो गए, ये सब क्या देते हैं? इसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ, आपका जो जो बिल्डिंग है वो बन के तैयार हो गया है। तो कंप्लीशन होने से पहले अगर कुछ पेमेंट मिला हुआ है, कुछ पेमेंट मिला है, ठीक है, तो हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान के चलेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विस मान के चलेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी पेमेंट, पार्ट ऑफ द पेमेंट भी मिला है तो सिर्फ इसका एक ही एक्सेप्शन है, क्या? अगर सारा का सारा एंटायर कंसिडरेशन हमें कब मिला है? कंप्लीशन के बाद, कंप्लीशन होने के बाद, ठीक है। तो उस केस में वो हमारा सप्लाई ही नहीं बनेगा, वो हमारा जो शेड्यूल 3 है उसमें चला जाएगा। सर एक चीज़ और वर्ड आई थी सर यहाँ पे, फर्स्ट ऑक्यूपेशन, ये क्या चीज़ है सर? समझते हैं, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मान लीजिए बिल्डर है जो बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है। इसमें क्या किया है, मिस्टर ए ने एक फ्लैट बुक कर रखा है, ठीक है। अभी बिल्डिंग बना नहीं है, अभी मिस्टर ए ने फ्लैट बुक कर रखा है, इसने कुछ पेमेंट दे रखा है। फिर मिस्टर ए ने सोचा अरे यार टाइम बहुत लग रहा है, इसने क्या किया, इसको मिस्टर बी को भेज दिया, मिस्टर बी को भेज दिया ऑक्यूपाई करने से पहले, ठीक है, ऑक्यूपाई करने से पहले। तो ये क्या हो गया, इस टाइप का अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो वो हमारा बन जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। जहां पे ऑक्यूपाई करने से पहले, फर्स्ट ऑक्यूपेशन से पहले वही उसको सेल कर रहे हैं बिल्डिंग को, ठीक है। तो उस केस में वो हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। ओके, ओके सर। उसके बाद है हमारा टेम्परली ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये क्या चीज होते हैं सर? ये तो नाम ही पहली बार सुन रहे हम। जैसे कि आपका कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, कि क्या है ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो अगर हम इनका जो कॉपीराइट है, पेटेंट है, ठीक है, टेम्परली ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस। और सर परमानेंट करेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर चला जाएगा वो। कॉपीराइट पेटेंट मालूम है? हाँ सर मालूम है सर। उसके बाद है डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजिंग, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर का अगर कुछ भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, कुछ भी कर रहे हैं हम, अपग्रेडेशन, वो सारा हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है, सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है। ओके, ओके सर। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन or to refrain from an act or to a tolerate an situation or act or to do an act। ये क्या चीज़ है सर? ये तो सर नई चीज़ लग रही है, चलिए इसको समझते हैं। इसमें देखिए 3 चीज़ें बोली गई है। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन, रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, फिर बोला गया है टू टॉलरेट अन एक्ट, फिर बोला गया है टू डू अन एक्ट। 3 चीजें बोली गई है। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन, टू रिफ्रेन अन एक्ट, कोई
काम करने से मना किया गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ, टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो आए मेरे पास कि ये काम करो, तुम टीचिंग बंद करो, बदले में हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, मुझे कोई काम करने से रोक रहे हैं। ठीक है, कोई काम करने से रोक रहे हैं, रिफ्रेन कर रहे हैं। तो अगर इस टाइप की सर्विसेज है, ये भी हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई ट्रांजेक्शन है, एक्टिविटी है, वो हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि नॉन कंपेड फी, किसी काम को ना करने के लिए पैसे अगर कोई देता है, तो वो हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आता है कि तुम ये काम मत करो, बदले में हम आपको पैसे देंगे। तो कोई काम ना करना भी सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आ सकता है। ओके, ओके सर। फिर था हमारा दूसरा, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट अन एक्ट। ये क्या है सर, अगर हम किसी का कोई एक्ट टॉलरेट कर रहे हैं और उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है, कोई एक्ट टॉलरेट कर रहे हैं और उसके बदले में पैसा मिल रहा है, तो वो भी हमारा सप्लाई के अंदर आ जाएगा और सप्लाई ऑफ सर्विस का आ जाएगा। सर एग्जाम्पल दे के बताओ सर, ऐसे समझ नहीं आता। तो आपने देखा होगा, आप जब शॉप पे जाते हो, मार्केट जाते हो, शॉप छोड़ो, मार्केट जाते हो आप, हाँ सर मार्केट जाते हैं सर, तो आपने देखा होगा कि मार्केट के इस तरफ ये रोड है आपका, ठीक है, ये रोड है, रोड के इस तरफ और उस तरफ शॉप होती है, शॉप होती है ना, दुकानें होती हैं दोनों तरफ। हाँ सर, तो जो दुकानें होती हैं उनका जो पेवमेंट होता है, ठीक है, ऊपर नीचे जाने का रास्ता, वहाँ पे आपने देखा होगा जो रेडी वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं जो चल चल के सामान बेचते हैं। ठीक है, वो इनको बोलते हैं कि हमें अपना जो सामान है अपनी दुकान के सामने लगाने दो। ठीक है, जो हमारा हमारा सामान है वो अपनी दुकान के सामने बेचने दो, बदले में हम आपको कुछ पेमेंट कर देंगे इसके लिए। तो जो दुकान वाले हैं वो अपने आगे का एरिया इनको यूज करने के लिए दे देता है, थोड़ा सा एरिया दे देता है। तो क्या कर रहा है वो, इनका एक्ट टॉलरेट कर रहा है, एक्ट टॉलरेट कर रहा है। ठीक है, उसके बदले में ये कुछ जो रेडी वाले होकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको शॉपकीपर को कुछ पेमेंट कर रहे हैं। तो इस टाइप की अगर ट्रांजेक्शन है, एक्टिविटीज है, वो भी हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आएगा। ओके, ओके, जहां पे हम किसी का एक्ट टॉलरेट कर रहे हैं और उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है। ओके, ओके सर। इसका और सर एक कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, स्कूल के सामने बिल्डिंग बन रही है। तो स्कूल वालों ने जाके बोला बिल्डर को कि देखो आप स्कूल टाइम पे कंस्ट्रक्शन मत करो, इससे हम बच्चे डिस्टर्ब होते हैं हमारे, मतलब में हम आपको कुछ पेमेंट कर देंगे, आप ड्यूरिंग दैट पीरियड आप कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज मत कीजिए। तो बिल्डर बोलता है ठीक है। तो बिल्डर क्या कर रहा है, एक्ट टॉलरेट कर रहा है कि ठीक है, क्या कर रहा है, एक्ट टॉलरेट कर रहा है और उसके बदले में उसको कुछ पैसा मिल रहा है। तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर जाएगा। उसके बाद आता है एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिससे ऑब्लिगेशन निकल के आ रही है कि कोई काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी के सामने कोई इंडस्ट्री लगी हुई है या कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है जिससे वेस्ट निकलता है या कोई धुआं निकलता है, इवन दो परमिसेबल लिमिट के अंदर है, लेकिन ये RW वाली सोसाइटी जाती है उनके पास, बोलती है कि आप एक काम करो ना, ये वाली मशीन आती है आप उसको इंस्टॉल कर लो ताकि जो पोल्यूशन है और कम हो जाए, बदले में हम आपको मन, कुछ पेमेंट कर देंगे या मंथली पेमेंट करते रहेंगे इसके बदले। तो इंडस्ट्रियल यूनिट बोलता है ठीक है, तो मशीन लगवा लेता है। तो क्या यहाँ पे क्या उसने एक एक्ट किया, क्या किया उसने, एक्ट किया, बदले में उसको कुछ पेमेंट मिल रही है। तो अगर इस टाइप की ट्रांजेक्शन्स हैं, एक्टिविटीज हैं, तो वो हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी, जहाँ पे हम कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा टॉलरेट कर रहे हैं और तीसरा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर आएगा। ओके, ओके सर, चलिए।
बट यहाँ पे बोला गया है कि जो ट्रांजेक्शन है इसमें एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, चाहे ओरल या रिटर्न, ठीक है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस whether or not for a specified period for cash deferred payment or other valuable consideration। कोई गुड्स का राइट हमने ट्रांसफर किया फॉर एनी पर्पस, कोई टाइम लिमिट नहीं है कितना टाइम के लिए यूज करना है, बट फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और फॉर अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो वो क्या होगा हमारा सर? सप्लाई ऑफ सर्विस। वेरी गुड। चलिए, फिर अगला है हमारा फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां पे हमारा लेबर और मटेरियल, लेबर और मटेरियल दोनों यूज होता है फॉर यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है जिसमें लेबर प्लस मटेरियल यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और यही इमूवेबल की जगह मूवेबल प्रॉपर्टी पे होता तो उसको हम बोलते हैं जॉब वर्क, ठीक है। ठीक है सर। तो तो लेबर प्लस मटेरियल फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो इसको पहले इसके ऊपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बहुत झंझट होता था पहले के टाइम पे, जीएसटी से पहले बहुत झंझट होता था। सर्विस टैक्स में अलग इसके ऊपर नाटक होते थे, वैट के अंदर अलग नाटक होते थे। वो बोलता था कि ये सर्विस है, वो वैट बोलता था कि गुड्स है। बहुत सारे केस लॉस थे इसके ऊपर। जीएसटी में इसका झंझट ही खत्म कर दिया, बोल दिया कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है आपका। मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझिए फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलिंग, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन और कमीशनिंग ऑफ any movable property wherein transfer of property in goods, whether as goods in or in some form, is involved in the execution of such contract। कहने का मतलब है कि कोई भी हम सिविल वर्क कर रहे हैं जिसमें आपका लेबर और मटेरियल दोनों यूज हो रहा है, इस टाइप की जो ट्रांजेक्शन है हम उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। ओके। ओके सर। supply by way of or as a part of any service or in any manner whatever of goods being food or any other article for human consumption in any drink other than alcoholic liquor for human consumption where such supply or service is for cash deferred payment or other valuable consideration। ये क्या चीज़ है सर? जैसे कि हमारी रेस्टोरेंट की सर्विसेज होती हैं, वहाँ पे क्या है? फूड तो सप्लाई होता होता है प्लस सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है। फूड प्लस सर्विस दोनों वहाँ पे सप्लाई होता है रेस्टोरेंट के अंदर। तो इसको भी हमें, इसको क्या बोल दिया गया है? सप्लाई ऑफ सर्विस बोला गया है। ओके। ओके सर। अदर देन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, एल्कोहलिक लिकर को छोड़ के, एल्कोहलिक लिकर को छोड़ के बाकी कोई भी ड्रिंक फूड वगैरह, ठीक है, कोई प्रोवाइड हो रही है रेस्टोरेंट में, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है। ओके। ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं हमारे? सर शेड्यूल 3 में वो सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि हमारे सप्लाई के ऑर्बिट से ही बाहर है। सप्लाई के ऑर्बिट से ही बाहर है, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम का ऑर्बिट एक, ठीक है, तो उससे कुछ बाहर चला गया तो हम बोलेंगे कि वो सोलर सिस्टम के ऑर्बिट से ही बाहर चला गया। वैसे ही
इसमें जो ट्रांजेक्शन दे रखे हैं वो हमारे सप्लाई के ऑर्बिट से ही बाहर है, सप्लाई के नेगेटिव लिस्ट है, मतलब ये ट्रांजेक्शन हमारा सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगे। ओके सर। एक्टिविटी ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कौन कौन से सर्विसेज है सर? सर्विसेज बाय अ एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉय कोई सर्विसेज देता है एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई भी सर्विसेज देता है या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज देता है, ठीक है, एम्प्लॉयर को, तो इस टाइप की सर्विसेज हमारी सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगी। हाउएवर उसके एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, इसके अलावा कोई सर्विस देता है, ठीक है, तो वो हमारा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। और या एम्प्लॉयर कोई गिफ्ट देता है तो अप टू 50,000 तक एग्जाम्प्ट है। हाँ सर, उससे ऊपर हमारा हमारा क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? रिलेटेड पर्सन है। सेकेंड है सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल स्टेबलाइज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग बी इन फोर्स। कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स की सर्विसेज हैं, कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स की सर्विसेज हैं, वो हमारा नेगेटिव लिस्ट में है, वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। सर कोर्ट तो ठीक है सर, ये ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल भी जस्ट लाइक अ कोर्ट होता है, लेकिन ये स्पेशलाइज चीज़ों के लिए होता है। जैसे कि जीएसटी के अंदर मान लीजिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, ठीक है सर, अब हमें इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना है। ओके, ठीक है सर, तो हम पहला अपील करते हैं कमिश्नर अपील्स के पास, ठीक है। इसने भी बोला कि ऑर्डर ठीक है, जो इन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया है ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें फिर अपील करना है। तो कोर्ट जाने से पहले एक जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, उसके पास अपील करेंगे, ठीक है, उसके पास अपील करेंगे। उसके बाद ही अगर यहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं होते तो कोर्ट मूव करेंगे, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स के अंदर बना हुआ आईटी ईटी, ठीक है, हर लॉ में ऐसे ट्रिब्यूनल्स बने होते हैं। तो कोई भी कोर्ट या लॉ जो हमारा कोर्ट में तो हर टाइप के आपके हर नेचर के केसेस जाते हैं, बट जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वहाँ पे जिस पर्पस के लिए वो बना है सिर्फ वही केसेस जाते हैं, जिस पर्पस के लिए वो बना है सिर्फ वही केसेस जाते हैं। तो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो कि किसी लॉ के अंदर बना हुआ है, कोई लॉ के अंदर बना हुआ है, तो वो हमारी जो सर्विसेज मिल रही हैं वो सप्लाई के अंदर कवर नहीं होंगी, ठीक है, ठीक है सर। फिर थर्ड है फंक्शन परफॉर्म बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज एंड मेंबर्स ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज। सिंपल सी बात है, जो भी गवर्नमेंट जिनके पास ये है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिनके पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमएलएज, मेंबर ऑफ पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज एंड लोकल अथॉरिटीज, अगर अगर जो इनको काम दिया गया है, जो इनको काम दिया गया है कि हर किसी को अपना जॉब डिफाइन रहता है, जैसे हम जॉब करने जाते हैं तो हमें बता रखा है कि आपको ये करना है, तो अगर वो उस पोजीशन में वो उस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं जो उनको एलोकेट किया गया है, तो वह ऐसी सर्विसेज सप्लाई का पार्ट नहीं बनती। जैसे कि एमपी है, उनको बोला गया है कि आपको ये फंक्शंस करने हैं, तो जो जो फंक्शन हो उसको बोला गया है कि ये फंक्शन करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी जब जब तक वो एज अ कैपेसिटी ऑफ इन अ कैपेसिटी ऑफ एमपी या एमएलए कर रहा है। अगर मान लीजिए वो खुद का बिजनेस कर रहा है, जो एमपी एमएलए है वो खुद का बिजनेस कर रहा है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस करेगा तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन सप्लाई के अंदर नहीं आएंगी ना, सिर्फ जो एमपी है या एमएलए है
या मेंबर ऑफ पंचायत है, जो उसको काम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आपको ये काम करना है, सिर्फ वो फंक्शंस सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगे। इसके अलावा वो कुछ और करता है इससे हटके, ठीक है, आउट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एमपीएमएलए कुछ और काम करता है जो कि कवर हो रहा है, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन दे रखे उसमें कवर हो रहा है, तो वो हमारा सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। सिर्फ इन द कैपेसिटी ऑफ एमपीएमएलए, अगर अगर जो उसको काम दिया गया है अगर वो फंक्शंस कर रहा है तो वो हमारा सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। ओके, हो गया सर। ड्यूटी परफॉर्म बाई एनी मेंबर हु होल्ड एनी पोस्ट इन पर्सन्स ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गई, उनको जो ड्यूटीज दी गई हैं कि आपको ये करना है, अगर वो इन द कैपेसिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वो काम कर रहे हैं तो उनकी सर्विसेज सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ओके, ओके सर। नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज बाई ऑफ फुनरल, बोरियल, क्रमटोरियल और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिक्रीज्ड। ये क्या होता है सर? जैसे कि अंतिम संस्कार के टाइम पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जो डेड बॉडी है उसको दफनाने के टाइम पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, इसका क्या मतलब होता है सर? जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल वो आ गई हैं जहाँ पे बॉडीज़ को इलेक्ट्रिकली जला दिया जाता है, ठीक है, मॉर्चरी जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है अंतिम संस्कार करने से पहले, जो बॉडी जलाने दफनाने से पहले जहाँ पे रखते हैं उसको बोलते हैं मॉर्चरी, मॉर्चरी। तो अगर इनकी सर्विसेज ले रहे हैं, सोचिए इंसान मर गया है, उसकी डेथ हो गई है और उनकी सर्विसेज पे जीएसटी लिया जाए, तो जो उसके फैमिली वाले हैं उनको कैसा लगेगा? एक तो बेचारे पहले से दुखी हैं, पहले से दुखी हैं, और आप जाके बोलो कि नहीं है इस पे जीएसटी और दो इनकी सर्विसेज पे, तो कैसा लगेगा? बहुत ही बुरा लगेगा उनको। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये सैड वाली चीज़ें हैं, इन पे इन सर्विसेज को बाहर करो। तो इन सारी सर्विसेज पे इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिक्री, जो डेड है उसके ट्रांसपोर्टेशन अगर है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी है, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है हमारा। ओके, ओके सर। तो कोई फुनरल, बोरियल, क्रमटोरियल, मॉर्चरी की सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिक्रीज, जो कि चला गया इस दुनिया से, उन उनकी उनकी सर्विसेज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई से ही बाहर कर दिया उसको। ओके, ओके सर। फिर नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ लैंड एंड, इसको यहाँ से यहाँ पे बंद करिए, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग हमारा सप्लाई का पार्ट, सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन बिल्डिंग के केस में सब्जेक्टेड टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 कर दिया। ये क्या है सर? जहां पे जहां पे जहां पे कंस्ट्रक्शन पूरा होने से, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले कुछ पेमेंट पहले मिल जाती है, ठीक है, तो वो हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाती है, जैसे कि शेड्यूल 2 में हमने देखा था, या फिर इसके फर्स्ट ऑक्यूपेशन से पहले कुछ पेमेंट मिल जाती है उसको छोड़ के, ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड शेड्यूल में कवर है, उनको छोड़ के जहाँ पे इंटायर कंसिडरेशन हमें मिल रहा है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद, दोनों में जो भी अर्लियर है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर इज फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले है उसके बाद, ठीक है, कंप्लीशन पूरा हुआ नहीं उससे पहले वहां पे रहने आ गए, उसके बाद पेमेंट मिली, ठीक है, ठीक है सर। तो उस केसेस में जहां पे इंटायर पैसा कब मिल रहा है? फर्स्ट ऑक्यूपेशन, कंप्लीशन पूरा हुआ नहीं उससे पहले आके रहने लगे, और कंप्लीशन, दोनों में से कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो दोनों में जो भी अर्लियर हो, इन दोनों में जो भी अर्लियर है, इसके बाद जो पेमेंट मिल रहा है एंटायर कंसिडरेशन, इसके बाद मिल रहा है, अगर इसके बाद मिल रहा है एंटायर कंसिडरेशन, तो वो हमारा सेल ऑफ बिल्डिंग के अंदर कवर होगा और वो हमारा सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारा सिक्स्थ में हमारा थोड़ा चेंज आया है,
पहले था यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम अदर देन बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी, इसको चेंज करके इसको बोल दिया गया अब एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। इसमें और 3 चीज़ें और ऐड कर दी गई, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी तो पहले से था ही, कसिनो, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज, इनको और ऐड कर दिया गया। तो आज के टाइम पे जो एक्शनेबल क्लेम है अदर देन, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी के जो एक्शनेबल क्लेम है वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। ठीक है, सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते इनको छोड़ के। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कौन सा, बेटिंग, किसी के ऊपर बेटिंग कर रहा हूँ, कसिनो में गेम खेल रहा हूँ, कोई कसिनो की सर्विसेज दे रहा है, गैम्बलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हॉर्स रेसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लॉटरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या फिर ऑनलाइन गेमिंग, मनी गेमिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आज के टाइम पे वो ऐड आती है आपकी कि इस पे आप टीम बनाओ, 1 करोड़ जीतो, 2 करोड़ जीतो, तो उसमें कुछ अमाउंट लगा के फिर जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है उसके हिसाब से शायद रेटिंग मिलती है। तो इस टाइप का अगर कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग है जिससे ऑनलाइन पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारा हमारा सप्लाई के अंदर कवर हो जाएगा। तो बेटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग ये हमारा सप्लाई के अंदर कवर है। इनको छोड़ के इनको छोड़ के बाकी के जो एक्शनेबल क्लेम है वो सारे सप्लाई से बाहर हो गए। गुड्स की डेफिनेशन में तो थे, गुड्स के डेफिनेशन में तो थे, लेकिन यहाँ से सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो गए, सिर्फ सिर्फ इन 6 को छोड़ के। तो इन 6 के ऊपर अगर कोई सर्विसेज हैं तो वो हमारा सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा नॉन सप्लाई नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन। ये तो था जो कि हमारे शेड्यूल में दे रखा था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2 नोटिफिकेशन के थ्रू 2 आइटम को और नोटिफाई कर रखा है जो कि हमारा सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है। क्या सर? अगर कोई पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने फंक्शन में, जो उनको फंक्शन इंटरेस्ट किया गया है कि आपको ये करना है, ठीक है, अगर वो परफॉर्म कर रही है तो वो सप्लाई से बाहर हो जाएंगी, सप्लाई से बाहर हो जाएंगी। सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड, जो उनको फंक्शंस दिए गए हैं, किसको? पंचायत को। आर्टिकल दे रखा है, इसमें बता रखा है कि आपको ये काम करना है, जैसे सीवर लाइन वगैरह ये सब बिछाना है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और म्यूनसिपलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रीटेड नाइदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सिंपल सी बात है, अगर पंचायत को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कोई भी काम दे रखा है, कोई भी काम दे रखा है जो इनको दिया गया है कि आपको ये फंक्शन करना है, और वो काम कर रहे हैं, तो उन सारी सर्विसेज को एग्जाम सर्विस में रखा गया है, मतलब सप्लाई से ही बाहर कर दिया गया है। वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, ओके सर। फिर ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, ये क्या है सर? अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस दे रही है, ठीक है, तो उसको ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ओके, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट will be treated as neither supply of goods nor supply of service. ओके, ओके सर, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, ओके सर, मेरा नंबर 7631399189।